हे गाइस, हाय, दिस अभिषेक, मास्टर डिजिटल ऑफिसर वेदांतु। कैसी चल रही हो जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। और आज हम करने वाले हैं ग्रेविटेशन चैप्टर, जो सीबीएसई क्लास 9 साइंस का एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे मार्क्स सवाल इस चैप्टर से आते हैं, जिसमें से एसर्शन रीजनिंग के सवाल आज हम करने वाले हैं। मैं आपको टॉप 10 एसर्शन रीजनिंग सवाल दिखाने वाला हूं, जिसमें से ही आपको सवाल मिड टर्म्स में भी और फाइनल एग्जामिनेशन या कोई भी पीरियोडिक टेस्ट में आएंगे आपके इस साल। और नहीं भी आते तो इससे सिमिलर सवाल ही आएंगे। बट दीज आर दी टॉप 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस इन स्कूल। सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड। बहुत मजा आने वाला है। और हाँ, डरने की कोई बात नहीं है बेटा। इस पूरे सेशन का जो भी पीडीएफ होगा अलॉन्ग विथ व्हाट हैव रिटन इन दी सेशन, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल एब्सोल्युटली फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जाइए अभी के अभी ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पर डेली क्विजेस, डेली शेड्यूल्स और कोई भी सेशन ऐसा आपसे मिस ना हो जाए, वो सारी चीजें वहां पे दी जाती है अलॉन्ग विद पीडीएफ। डू नॉट मिस इट आउट। तो चलो भाई, एक बल्ले बल्ले के साथ हिट द लाइक बटन राइट नाउ, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट अवे। और कमेंट से मुझे बताना कि आपको क्या ऐसा ही इस चैप्टर के लिए केस बेस्ड क्वेश्चंस का भी एक सेशन चाहिए, बताना जरूर। मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, ठीक है? चलो फोड़ते हैं। क्या सवाल है भाई? सर पहले बता दो तो एसेशन करना कैसे है। रुको, आई नो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि एसेशन रीजनिंग करना कैसे होता है, तो मैं आपको क्लैरिटी देता हूं। असर्शन को मानो एक सेंटेंस है, रीजनिंग मानो एक और सेंटेंस है, ठीक है? तो आपके पास दो सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, ठीक है? पहले सेंटेंस को जब पढ़ोगे तो बस सिंपल तरीके में ऐसे सोचो कि वो सेंटेंस सही है कि गलत। फॉर एग्जाम्पल, कुलदीप सर बैंगलोर में रहते हैं, ठीक है? कुलदीप सर बैंगलोर में रहते हैं, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2 क्या हुआ? कुलदीप सर की शादी होने वाली है, ठीक है? कुलदीप सर की शादी होने वाली है। दो स्टेटमेंट हो गए। तो सबसे पहले आपको यह पढ़ना है कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही है कि नहीं। पहला स्टेटमेंट क्या है? कुलदीप सर बैंगलोर में रहते हैं, सही स्टेटमेंट है सर, कुलदीप सर तो भी बैंगलोर में रहते हैं, हाँ बढ़िया। दूसरा स्टेटमेंट, कुलदीप सर की शादी होने वाली है, सही स्टेटमेंट है, शायद मान लेते हैं सही स्टेटमेंट है, ठीक है? तो दोनों सही स्टेटमेंट हो गए। तो इफ बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू देन यू विल हैव 4 ऑप्शंस। यहां पे 4 ऑप्शंस होंगे, ठीक है? पहला स्टेटमेंट पढ़ने का, सही है, सही नहीं है तो कुछ और मत पढ़ो, लास्ट में ऑप्शन होगा assertion इज फॉल्स, चूज कर लेना। अगर assertion ट्रू निकला तो फिर रीजन पढ़ना। स्टेटमेंट सेंटेंस नंबर 1 ट्रू निकला तो सेंटेंस नंबर 2 पढ़ना। सेंटेंस नंबर 2 क्या है? हमारे कुलदीप सर की शादी होने वाली है, ठीक है? वो सही स्टेटमेंट है। अगर नहीं होता तो फिर यहां पे ऑप्शन होगा कि भाई सेंटेंस नंबर 1 सही है, सेंटेंस नंबर 2 गलत है, तो इसको चूज कर लेना। अब मान लो दोनों सही निकले तो ऑप्शन सी और डी चूज नहीं कर सकते हो, ए और बी चूज करना पड़ेगा। इसमें लिखा हुआ है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू लिखा हुआ है, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगी। यहां पर गड़बड़ होती है कि भाई इन दोनों में से कौन सा चूज करें। अब जब ये दोनों पार हो जाए पढ़ाव, तो फिर आपको पूछना है सेंटेंस नंबर 1 से क्यों। आस्क वाई टू सेंटेंस नंबर 1। कुलदीप सर बैंगलोर में क्यों रहते हैं? Why do Kuldeep sir live in Bangalore? If the answer is given by sentence number 2, तो फिर आप ऑप्शन ए चूज करोगे कि सेंटेंस नंबर 1, सेंटेंस नंबर 2 सही है और सेंटेंस नंबर 2 इज द रीजन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ सेंटेंस नंबर 1, कि सेंटेंस नंबर 2 के वजह से ही सेंटेंस नंबर 1 पॉसिबल है। तो कुलदीप सर बैंगलोर में रहते हैं क्योंकि उनकी शादी होने वाली है? नहीं, वो तो नहीं है। कुलदीप सर बैंगलोर में इससे रहते हैं क्योंकि वेदांतु बैंगलोर में है। दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो सेंटेंस 1 एंड 2 आर करेक्ट, बट रीजन और सेंटेंस नंबर 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion ऑफ सेंटेंस नंबर 1। बी चूज करके निकल जाओगे। सही होता तो ए चूज करते। तो अब आपको एक सॉर्ट ऑफ आइडिया लग गया ना कि कैसे करना होता है assertion रीजनिंग को, सॉर्ट ऑफ आइडिया, ठीक है? तो इसी बेसिस में आने वाले 10 सवालों करते हैं और मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में 10 सवाल हो जाएंगे, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई। पहला सवाल क्या कहता है? इन इन डे टू डे लाइफ वी डू नॉट फील अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ईच अदर। सही है सेंटेंस नंबर 1। हाँ, हम थोड़ी ना हमेशा ग्रेविटेशनल पुल को फील करते हैं, नहीं करते हैं फिर। तो ट्रू स्टेटमेंट है। अच्छा भाई, ट्रू स्टेटमेंट है तो ये तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी तो नहीं हो सकती। उसमें दिया हुआ assertion रीजन दोनों फॉल्स है, नहीं हो सकता भाई, ठीक है? अब रीजन क्या है?
ग्रेविटेशनल फोर्सेस डू नॉट एक्ट ऑन ह्यूमन बॉडीज। समझ तो गए हो गया। इंसानों पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं करता, तो हम उड़ते नहीं होते, सब सुपरमैन नहीं होते। तो ये तो फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। तो सेंटेंस नंबर 1 ट्रू है, ये फॉल्स है। कौन सा ऑप्शन भाई? एसेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। खत्म, ऑप्शन सी शुड बी द करेक्ट आंसर। बॉम अप ब्रो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, the acceleration due to gravity on the moon is 1/6 that on the earth। हाँ, है ना? acceleration due to gravity on moon is 1/6 of the value of acceleration due to gravity on earth। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि gravitational force on moon is 1/6 of the gravitational force on earth। बिल्कुल सही बात है ये। ठीक है, तो ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, अब रीजन क्या है? अब देखो, इससे आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स ना पता हो तो एसेशन रीजनिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एसेशन रीजनिंग पे ब्लेम मत करना। एसेशन रीजनिंग अगर आपकी सही होनी है तो फिर आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोई भी सवाल कर लोगे। ठीक है बेटा? हाँ। द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज द सेम ऑन बोथ द मून एंड द अर्थ। हाँ, बिकॉज इट्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ तो हर जगह सेम ही होगी। इट्स सेम ऑन बोथ अर्थ एंड मून, बिल्कुल। लेकिन ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 क्यों है वो बता नहीं रहा ना ये। जैसे अगर मैं पूछूं द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 दैट ऑन द अर्थ, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल लॉ सेम है दोनों जगह पे? नहीं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, फिर सही होता है ना। तो रीजनिंग सही नहीं है। तो भाई ऑप्शन बी होना चाहिए यहाँ पे। बोथ एसेशन रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बल्ले बल्ले। क्वेश्चन 3 ऑन योर स्क्रीन। When a body is immersed fully or partially in a fluid, अगर पानी में किसी चीज को आधा या पूरा डुबाओ, it experiences an upward force that is equal to the weight of fluid displaced by it। तो एक अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कर, जैसे अभी आप एक बाल्टी में मग को घुसाओगे पानी वाले बाल्टी में, तो आपको एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा ना। हाँ, एंड द फोर्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट विच एक्चुअली इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। जो एसर्शन स्टेटमेंट नंबर 1 है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, तो वो ट्रू स्टेटमेंट है। अगर जिन बच्चों को आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं पता है अब तक, आपको तो पता भी नहीं होगा, है ना। तो एसेशन रीजनिंग का ये जो सेशन है आप पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही देखना, वरना तो गपला गोल भाई। ठीक है, हो गया। दूसरा तो ट्रू है, तो ऑफकोर्स ये नहीं हो सकता। अब आगे देखते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द बाइंड फोर्स इज डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये कह रहा है कि भाई जो फोर्स आपको मिल रहा है ना, वो डेंसिटी, वो पानी के डेंसिटी या तो फ्लूइड के डेंसिटी से बदलेगा, डिपेंड करता है उस पर। आप तेल में किसी चीज को डुबाओगे, शहद में डुबाओगे, पानी में डुबाओगे, इन सब में आपकी बाइंड फोर्स अलग होगी, बिल्कुल अलग होगी। सही स्टेटमेंट है भाई। तो ये भी सही स्टेटमेंट है, तो दोनों सही स्टेटमेंट है, तो ये तो नहीं हो सकता। लेकिन भाई इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इट, ठीक है, बराबर है, लेकिन क्या रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा। दिस इज कॉल्ड एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। वो होता, हाँ क्यों? क्योंकि इसको हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं, तब सही हो जाता। तो अगेन आई ट्रूली फील कि भाई इसका ऑप्शन बी होना चाहिए, ए नहीं। लेट्स चेक। हाँ, बी, ए नहीं, बी। रीजन नहीं दे रहा ना वो, क्यों, ऐसा क्यों है। आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 4। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस विद हाइट अबव द अर्थ सरफेस। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है आपके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बढ़ती जाती है, ऐसा बोला गया है, जो एक्चुअल में सही नहीं है। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। R इज द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द अर्थ। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि भाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि हाइट से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हाइट बढ़ती जाएगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जानी चाहिए। तो दिस स्टेटमेंट इटसेल्फ इज फॉल्स। तो क्योंकि ये फॉल्स है, आपको दिखेगा ऑप्शन डी एसेशन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, और दोनों फॉल्स वाले ऑप्शन है ही नहीं, है ना। बाकी सब में एसेशन इज ट्रू लिखा हुआ है, तो सी ऑप्शन, ए टू सी ऑप्शन है ही नहीं, डी ही होना चाहिए। और रीजन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, रीजन को ट्रू होना ही पड़ेगा। अगर नहीं होगा तो ऑप्शन गलत है, क्योंकि बोथ एसेशन रीजनिंग आर फॉल्स दिया नहीं गया है ऑप्शन में। रीजन पढ़ लेते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विद हाइट, एब्सोल्युटली ट्रू, है ना। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है Gm अपॉन R स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेस विद हाइट। हम स्पेस में जाते हैं तो भाई हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाती है ना। करेक्ट, डी इज द आंसर।
पांचवा सवाल आपके सामने ये रहा, अ स्टील नीडल कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर। एक सुई को पानी में फ्लोट करती है, वो बना होता है स्टील का, फ्लोट करती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, ट्रू स्टेटमेंट है। ट्रू स्टेटमेंट है, ये तो नहीं है। आप सेंटेंस नंबर 2 पढ़ते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन वाटर इट एक्सपीरियंस एन अपथ्रस्ट। बिल्कुल है ना, पानी में किसी चीज को डुबाओ तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगती है उसके ऊपर। बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकती। अब सवाल ए से हम पूछेंगे क्यों। अ स्टील नीडल कैन बी मेड टू फ्लोट ऑन वाटर, व्हाई और हाउ? Why can't a steel ship made to float, and where instead of putting a steel needle, if I put a steel cube, एक स्टील का गोला या तो एक क्यूब अगर हम डाल देंगे आपके पानी के अंदर, तब भी तैरेगा वो? नहीं तैरेगा, है ना। उस वक्त भी तो अपवर्ड फोर्स होगी, उस वक्त भी तो अपथ्रस्ट होगा, फिर क्यों नहीं तैरता है वो? क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम होता है ना। किसी चीज का अगर एरिया ज्यादा हो तो वो ज्यादा अपथ्रस्ट क्रिएट करता है, इस वजह से बड़े बड़े बोट्स तैरते हैं, बड़े बड़े शिप्स तैरते हैं, चाहे वो लोहे से बने भी क्यों ना हो, है ना। क्योंकि उनका सरफेस, इसलिए उस बोट का शेप भी ऐसे होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी डिस्प्लेस करे। जितना पानी वो निकालेगा, डिस्प्लेस करेगा, उतना अपथ्रस्ट लगेगा। वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ठीक है, तो ये दोनों ट्रू है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर, ए नहीं। यस, नेक्स्ट। अच्छा भाई, 5 सवाल हो गए, मज़ा आ रहा है अब तक? मैंने आपको वादा किया था कि भाई मैं 15-20 मिनट के अंदर कर दूंगा, क्योंकि एसेशन रीजनिंग के सवालों में कॉन्सेप्ट बताना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पता है तो आगे बढ़िया चलता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर किसी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता नहीं है, किसी को ग्रेविटेशन चैप्टर ही नहीं आता है, तो ग्रेविटेशन का मैंने 1 शॉट्स लिए हुए हैं ऑलरेडी। मैं इस चैनल पे दोबारा लूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट तब तक के लिए ना, आप बस यूट्यूब पे सर्च करिए ग्रेविटेशन 1 शॉट बाय अभिषेक सर। मैंने 30 मिनट्स का 1 शॉट भी लिया हुआ है, 20 मिनट्स का भी लिया हुआ है, 10 मिनट्स का भी लिया हुआ है। जो करना है आप कर सकते हो चेक। और साथ ही साथ वेदांतु क्लास 9th एंड 10th फिजिक्स चैनल, जो मेरा डेडिकेटेड चैनल है, उस पर भी मैं ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूँ बाय द हेल्प ऑफ ओनली शॉर्ट्स। मैंने मिशन लिया हुआ है कि भाई मैं सिर्फ शॉर्ट्स के थ्रू पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा 9th का और 10th का। तो वो वहां पे जाइएगा, जिसका चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट करिएगा वीडियोस को, और मजा आया ना तो सब्सक्राइब वहां पे भी करिएगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं टू द 5th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन, हियर वी गो। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल देखे डर मत जाना, समझ लो इसको ऐसे समझो कि भाई ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो रही है, एक पूरे रीजन में जितनी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी बात हो रही है, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच वाला। ठीक है, बोथ आर रिलेटेड टू द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ट्रू स्टेटमेंट। रीजन क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज रिलेटेड टू ग्रेविटेशनल फोर्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, ये कहीं पे दिया नहीं हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में। फील्ड स्ट्रेंथ मतलब भाई इस पूरे एरिया में कितनी स्ट्रेंथ है ग्रेविटेशनल फील्ड की, वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इन दैट फील्ड, है ना। मेरे इर्द गिर्द कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसी को हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं, और कुछ नहीं। तो वो स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन भाई इसके और इसके बीच में तो रिलेशनशिप कोई दिख नहीं रहा। बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, ड्यूरिंग अ जर्नी फ्रॉम अर्थ टू मून एंड बैक। ठीक है, अर्थ है, अर्थ से एक रॉकेट उड़ता हुआ मून तक गया, और फिर मून से वापस उड़ते हुए अर्थ पर आया। अर्थ मून, ठीक है, ओके। मैक्सिमम फ्यूल इज स्पेंड टू ओवरकम द अर्थ्स ग्रेविटी एट टेक ऑफ। बिल्कुल सही। क्यों सही? देखो, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून ज्यादा होगा, क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। अर्थ का मास ज्यादा है एज कंपेयर टू मून ना। मून का मास तो अर्थ से कम है। तो जब रॉकेट आपके मून से टेक ऑफ करेगी तब भी फ्यूल स्पेंड होगा, लेकिन अर्थ जितना नहीं। और जब बीच में जब स्पेस में होगी तब तो फ्यूल ज्यादा स्पेंड होता ही नहीं है। तो सबसे ज्यादा इस पूरे सिनेरियो में फ्यूल कहां स्पेंड हो रही है? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से निकलकर स्पेस से दौड़ते हुए मून तक पहुंचने में सबसे ज्यादा आपकी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फ्यूल इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो हाँ भाई बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। रीजन, अर्थ्स मास इज मच ग्रेटर देन ऑफ द मून। बिल्कुल सही बात है, वही बात होगी ना। स्पेस में तो कोई ग्रेविटेशनल पुल कहीं और से आ नहीं रहा,
अर्थ का मास ज्यादा है मून से, इस वजह से उसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा है। तो ट्रू स्टेटमेंट भी है, और जो कितने अच्छी तरह से एक्सप्लेन भी कर दिया एसर्शन को, क्योंकि आपका अर्थ का मास मून से ज्यादा है तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे ज्यादा है। तो हाँ भाई, बहुत एसर्शन रीजनिंग अटर और रीजन सही तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहा है आपके ए को, तो सही निकला सवाल। बढ़िया। तो ऐसे प्यारे प्यारे सवाल आते हैं, कॉन्सेप्ट पता हो तो फोड़ देते हो। नेक्स्ट सवाल ऑन योर स्क्रीन। इफ वी ड्रॉप अ स्टोन एंड अ शीट ऑफ पेपर फ्रॉम अ बैल्कनी, a stone and a sheet of paper from a balcony of the first floor, then stone will reach the ground first, है ना? क्यों भाई? ऑफ कोर्स की बात है, पेपर क्योंकि फैला हुआ है उस पर एयर की रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। दोनों पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही है, दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी सेम ही है, डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम ही है। लेकिन जब पेपर फैला हुआ इतना इतना सरफेस एरिया है उसका, तो बहते बहते नीचे आएगा, है ना? तो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। दूसरा, the resistance due to air depends on velocity only. Air resistance does not depend on velocity. It also depends on that, but not only. Only word यहाँ पे confusing है. Only नहीं. Resistance of air depends upon the shape of the object also. है ना? Shape of the object also. So this is false. Assertion is true. Reason is false. तो option C होना चाहिए. A और B आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. Yes. मूविंग टू दी लास्ट एंड दी फाइनल क्वेश्चन फॉर टुडे, आई एम रियली प्राउड टू से कि भाई हमने 20 मिनट के अंदर 10 एसेशन रीजनिंग के सवाल कर लिए, और आपको फिजिक्स से सिर्फ एक एसेशन रीजनिंग का सवाल आता है पूरे फिजिक्स से, और मैं चैप्टर वाइज आपको 10-10 सवाल करवाने वाला हूं। हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। सर आखिरी सवाल तो 9वां सवाल कैसे हो गया? क्योंकि 10वां सवाल आपके लिए होमवर्क है, वो जवाब आपको मुझे शिद्दत से ऑनेस्टली आपको कमेंट्स में मुझे बताना है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं टू द लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। असर्शन, व्हेन डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज इज डबल्ड, ठीक है? ये मान लो दो ऑब्जेक्ट हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r था, लेकिन अब डिस्टेंस डबल r हो गई, बढ़ गई, नया डिस्टेंस, ठीक है? एंड ऑल्सो मास ऑफ ईच बॉडी इज डबल्ड, ठीक है? इसका मास m था, इसका मास छोटा m था, अब ये मास 2m हो गया है, और अब ये मास भी 2m हो गया, दोनों के मास डबल कर दिए गए हैं। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम रिमेन्स द सेम। देखते हैं पहले भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? Fg इज इक्वल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, है ना? अब हम नया ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं, ये देखते हैं कि बदलता है कि चेंज नहीं होता है। दोनों मासेस डबल हो गए हैं, तो कैपिटल G 2 कैपिटल M 2 स्मॉल m डिवाइडेड बाय, और रेडियस आधी हो गई है, रेडियस भी डबल हो गई है, सॉरी 2r स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैपिटल G 2 इंटू 2 4mm डिवाइडेड बाई 2, ब्रैकेट से बाहर आया 4r स्क्वायर, 4 कट गया, आपका फॉर्मूला आ जाता है Gmm अपॉन r स्क्वायर, जो इससे इक्वल है। तो हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स द सेम, ट्रू स्टेटमेंट। तो ये तो नहीं हो सकता भाई। अब आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ बॉडीज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिल्कुल सही, फॉर्मूला के हिसाब से ही हमें वैल्यू आई है ना, तो इट्स ए ट्रू स्टेटमेंट। और सेम कैसे रह जाता है? क्योंकि जब हम फॉर्मूला में ही वैल्यूज डालते हैं, कट जाती हैं चीजें और सेम आती है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, और दोनों स्टेटमेंट सही है और सही तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है रीजन फॉर दी असर्शन। तो हो गया आज का सेशन खत्म। ये रहा आप लोगों के लिए आज का होमवर्क। पूरे ऑनेस्टी से आप प्लीज कमेंट्स का जवाब दीजिएगा, जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे सबको मैं हार्ट देते जाऊंगा। इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो पे लाइक करके जरूर जाना, क्योंकि आपके लिए, जैसे मैंने कहा था, आपके लिए शायद फ्री है, मेरे लिए प्राइसलेस है ना? और टेलीग्राम चैनल पे इस पूरे सेशन का PDF मिल जाएगा आपको, अलॉन्ग विद व्हाट आई हैव रिटन इन दी लिंक इज देयर इन दी डिस्क्रिप्शन। साथ ही साथ वेदांतु 9th एंड फिजिक्स को ना भूलिएगा, चेकआउट करके जाइएगा, और वो भी वीडियो अच्छा लगे तो वहां पे भी सब्सक्राइब जरूर करेगा, ठीक है बच्चों? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में, जहां पर हम और फोड़ाफाड़ी मचाएंगे। ऐसे ही मैं अमेजिंग सेशंस आपके लिए लाता रहूंगा, और नेक्स्ट सेशन में करूंगा, करना आप चाहते हो कि मैं करूं तो केस बेस्ड क्वेश्चन पर करूंगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगेन। मिलते हैं। Peace, people.